हाँ देखिए, पदार्थ वे सभी जो स्थान घेरते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाते हैं, जैसे जल, वायु, कोयला, बर्फ, पत्थर इत्यादि। अब पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण होगा तो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु या अणु कहते हैं। अब पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें शक्तिशाली माइक्रोस्कोप द्वारा भी देखे नहीं जा सकते। अब पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म होते हैं, इसकी जो जानकारी हम लोग लेंगे, कैसे लेंगे? हम पोटासियम परमैंगनेट का एक छोटा सा टिकिया लेते हैं और एक 100 ml एक बीकर में 100 ml पानी ले लेते हैं। इसमें पोटासियम परमैंगनेट का टिकिया एक डालते हैं तो क्या देखते हैं, पानी का रंग जो है बहुत गाढ़ा लाल हो जाता है। ये घुल जाएगा तो यानी पोटासियम परमैंगनेट के एक छोटे से टुकड़े में इतने ज़्यादा उसके अणु रहते हैं कि यह पूरे 100 ml पानी को क्या कर दिया, रंगीन। अब इसमें से 10 ml पानी लेते हैं, 10 ml, और क्या करते हैं, उसको फिर दूसरे बीकर में रखे 100 ml पानी में इसको मिलाते हैं, 100 ml में। तो देखते हैं कि दूसरे बीकर के पानी का रंग भी क्या हो गया, लाल हो गया, लेकिन पहले बीकर से थोड़ा सा कम होता है लाल, यानी लालीपन थोड़ा सा कम रहेगा। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ, इसमें एक टिकिया डाले, एक टिकिया इस 100 ml को रंगीन किया, 10 ml लिए, इसमें से मात्र 10 ml निकाल कर दूसरे में डाले, उसके रंग को भी यह लाल कर दिया। तो इस तरह से 10-10 ml यदि हम निकालेंगे तो 10 बीकर को लाल करेगा ना। अब फिर इसमें से 10 ml निकाल करके तीसरे बीकर में हम लोग 100 ml जो जल है उसमें डालते हैं। तो हम देखते हैं कि तीसरे बीकर के पानी का रंग भी क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है, लेकिन रंग इससे थोड़ा सा हल्का होगा। और इस तरह से हम यही क्रिया जो है सो लगातार करते रहेंगे। लगभग हम देखते हैं कि यह 5-7 बीकर के रंग को क्या कर देता है, रंगीन बना देता है, रंग हल्का होते जाता है। ये क्या दिखाता है कि एक छोटे से पोटासियम परमैंगनेट के टिकिया में उसके इतने ज्यादा कण थे कि उसको क्या कर दिया, रंगीन बना दिया। इतने ज्यादा कण थे कि इसको क्या कर दिया, या रंगीन बना दिया। इससे क्या स्पष्ट होता है कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। और एक्सपेरिमेंट द्वारा यह देखा गया है कि एक छोटा सा पानी का एक बूंद यदि लेते हैं तो उस पर 10 पर पावर 22 जल के अणु होते हैं। जल के अणु कितने रहते हैं, 10 पर पावर। एक बूंद जल में आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि पदार्थ के कण कितने सूक्ष्म होते हैं, कितने छोटे होते हैं। समझ गए इसको? हाँ। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतराण्विक दूरी। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं जिसे क्या कहेंगे, अंतराण्विक दूरी कहते हैं। अब पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं, ठोस में कम होगा, द्रव में उससे अधिक, और गैस में सबसे अधिक होते हैं।
इसे कैसे आप समझे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं? तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग 1 लीटर जल लेते हैं और 1 लीटर जल में 100 ग्राम चीनी घुला देते हैं। छड़ से चला करके अच्छी तरह चलाकर इसमें क्या करते हैं, ये जल है और इसमें क्या किए, 100 ग्राम चीनी घुला दिए। और जब चीनी पूर्णतः घुल जाती है उसके बाद जब हम इसका माप लेते हैं तो क्या पाते हैं, चीनी यानी मिश्रण का जो माप होता है वह 100 मिलीलीटर ही रहता है, 1 लीटर ही रहता है। 1 लीटर जल लिए थे, सुनो, इसमें 100 ग्राम चीनी मिलाए और इसको अच्छी तरह घुलाने के बाद जब मापते हैं तो फिर इसका माप कितना रहता है, 1 लीटर। तो ये 100 ग्राम चीनी कहाँ चला गया, पानी जल के अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान था उस रिक्त स्थान में जाकर के ये चीनी के अणु समा गए, जिससे इसके आयतन में कोई वृद्धि नहीं होती है। यह क्या दिखाता है, जल के अणुओं के बीच में यानी पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान समझ गए ना? अब है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कणों की यह गतिशीलता को सबसे पहले ब्राउनियन महोदय ने देखा था, है ना। उन्होंने क्या किया, जल के सतह पर कुछ पराग कण रख दिए और उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखे तो देखा कि पराग के कण बहुत तेजी से अनियमित गति कर रहा है, जिसको ब्राउनियन गति कहा गया। इस तरह से पदार्थ के कण गति कर रहे हैं। तो पदार्थ के कण गति कैसे कर रहे हैं, तो जल के जो गतिशील अणु होते हैं वह पराग कणों पर क्या करते हैं, टक्कर मारते हैं, जिसके कारण वो गतिशील होता है। और जल के अणु, अब यहाँ पर जल का ये पराग कण आया तो इधर से कोई टक्कर मार दिया जल का अणु, तो फिर उसकी दिशा लगातार क्या होती रहती है, बदलती रहती है। तो ये दिखाता है कि पदार्थ के कणों के बीच कण जो है निरंतर क्या करते रहते हैं, गतिशील रहते हैं। दूसरा आप इसको दिखाइएगा कि एक बीकर में थोड़ा सा जल ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा स्याही ऐसे डालिए, दीवार के सहारे स्याही डालते हैं तो ये नीचे आकर स्याही क्या हो जाती है, बैठ जाती है। इसको अस्थिर छोड़ दिया जाता है, इसको हिलाया डुलाया नहीं जाता है और कुछ देर के बाद देखते हैं कि स्याही खुद ही पूरे बीकर के जल में फैल जाता है। ये कैसे फैलता है, तो स्याही के कण भी गति करते हैं और साथ ही साथ जल के जो गतिशील अणु हैं वह लगातार इस पर टक्कर मारते हैं और टक्कर मार के क्या करते हैं, पूरे जल में इसको फैला देते हैं, जिससे क्या स्पष्ट होता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते हैं। इसी प्रकार आप यदि कमरे के एक कोने में एक अगरबत्ती जला देते हो तो उसका जो सुगंध है पूरे कमरे में फैल जाती है। कैसे फैलती है, तो अगरबत्ती के जलने से जो गैस बनते हैं वह गैस गति करके पूरे कमरे में फैल जाता है, जिससे कि अगरबत्ती की सुगंध जो है पूरे कमरे में फैल जाती है। तो गैस में ये होता है कि पदार्थ जो ठोस पदार्थ है उसमें अणुओं की गति सबसे कम होती है, सबसे कम गति उसमें भी होती है लेकिन बहुत कम, क्योंकि ठोस के जो कण होते हैं मजबूत आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं, इसलिए वे केवल अपने माध्य स्थिति जो उनका मीन पोजीशन है उसके आगे पीछे वो क्या करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं, स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते हैं। लेकिन जल के या द्रव के जो अणु हैं
वह उसमें ठोस की अपेक्षा गतिशीलता अधिक होती है, और गैस के अणु जो होते हैं बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, उनके बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता है, इसीलिए वह मुक्त रूप से गति करते हैं। यानी ठोस में अणुओं की गति सबसे कम, द्रव में ठोस से कम, और गैस के अणुओं की गति सबसे तेज होती है, सबसे तीव्र। गैस के अणुओं की गति सबसे तीव्र होती है। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। अब पदार्थ में द्रव्यमान और आयतन होता है। ये हम लोग कहाँ से लिए? परिभाषा से लिए हैं। वे सभी जिसमें द्रव्यमान होगा और आयतन दोनों चीज रहना चाहिए, द्रव्यमान भी रहना चाहिए और तभी वो पदार्थ है। जिसमें द्रव्यमान और आयतन नहीं है वह पदार्थ नहीं है। जैसे घृणा, प्रेम, क्रोध, स्नेह, ये सब है, ये सब भी कोई चीज कहा जाता है, लेकिन इसमें पदार्थ के कोई लक्षण नहीं है, इसलिए वे पदार्थ नहीं। वायु पदार्थ है, क्यों है? क्योंकि उसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों, उसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों होते हैं। तो इसको समझ गए? चलिए अब देखिए विसरण क्या है। तो साधारण अर्थ में आप कह सकते हो कि पदार्थों के आपस में घुलने मिलने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। लेकिन इसकी व्यापक परिभाषा जो दीजिएगा, पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर स्वतः अपने आप गमन करने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। अब यहाँ है कि ठोस में विसरण सबसे कम होता है, गैसों में विसरण की क्रिया सबसे तीव्र होती है, और द्रवों में विसरण की क्रिया ठोस तथा गैस के मध्यवर्ती बीच होती है। अब ऐसा क्यों होता है? तो गैसों में विसरण की क्रिया सबसे तीव्र होती है क्योंकि गैस के अणु तीव्र वेग से स्वतंत्रता पूर्वक गति करते रहते हैं। गैस में विसरण की क्रिया सबसे तीव्र होती है क्योंकि गैस के अणु तीव्र वेग से स्वतंत्रता पूर्वक सभी दिशाओं में गमन करते रहते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि गैस के अणुओं के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता, वे स्वतंत्रता पूर्वक जो है सभी दिशाओं में गमन कर सकते हैं। इसलिए अब इसका उदाहरण लीजिएगा। जिस समय आपके रसोई घर में कोई सब्जी बनती है तो उसमें जो मसाले डाले जाते हैं उसका खुशबू आपको दूर से मिलने लगती है, क्योंकि जिस समय सब्जी बनती है उसमें मसाले डालते हैं तो उसका वाष्प क्या होता है? वाष्प फैलता है गैस के रूप में, और गैस में जो विसरण की क्रिया होती है वह तेजी से होती है। गैस के अणु जो है गति करके चारों ओर बहुत तेजी से फैल जाते हैं, और इसीलिए दूर से ही उसकी खुशबू आपको मिलने लगती है। लेकिन वही सब्जी जब ठंडी पड़ जाती है तब आपको इसकी खुशबू मिलनी बंद हो जाती है, क्योंकि उस समय उससे गैस निकलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और यही कारण है कि जब आप गर्म कोई भी सब्जी या कोई खाद्य पदार्थ खाते हो तो आपको ज्यादा स्वाद मिलता है, क्योंकि गर्म पदार्थ जो है उसकी गैस जो है पूरे मुंह में ज्यादा क्षेत्रफल में फैलता है और इसलिए स्वाद ज्यादा मिलता है। ठंडा हो जाने के बाद जो है उससे गैस का निकलना बंद हो जाता है, विसरण की क्रिया मंद हो जाती है, इसीलिए उसकी खुशबू मिलनी भी बंद हो जाती है। द्रवों में विसरण की क्रिया ठोस और गैस के मध्यवर्ती होती है। गैस के
अणु से द्रवों में जो विसरण या गति होती है वह कम होती है, क्योंकि गैस के द्रव के अणु स्वतंत्रता पूर्वक गति नहीं कर सकते। वे गति करते हैं लेकिन साथ साथ बहते हैं। और गैस के अणु जो है स्वतंत्र रूप से अलग अलग दिशाओं में गति करते रहते हैं, और यही कारण है कि गैसों में विसरण की क्रिया सबसे अधिक होती है। समझ गए विसरण क्या है? और विसरण की क्रिया जो है गैसों में सबसे